नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह रिसाइकल रैंकर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 2020 का पेपर 2020 का पेपर सेट नंबर 1 कोड है MV। उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में भी क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है सभी खंड इसमें हल करने होते हैं। क, ख, ग और घ 4 पार्ट होते हैं, तो क पार्ट को पहले करते हैं। 4 अंक का होता है ये। कह रहा 2 अंकों की प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 अंक का होगा। 16 नंबर यानी कि टोटल बनते हैं 6 में। कह रहा 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का क्या है भाई? तिगुना है। तो मान लीजिए, माना, पहले काम करिए, मान लेते हैं हम इकाई का अंक। माना इकाई का अंक हमने ले लिया, इकाई का अंक। मान लो इकाई का अंक कितना है? y। और मान लीजिए आप दहाई का अंक। दहाई का अंक भैया संख्या 2 अंकों की है, तो इकाई का अंक भी होगा और दहाई का अंक भी होगा। अब देखिए, इकाई का अंक भी मिल गया, दहाई का अंक भी मिल गया, तो हमारी संख्या क्या बनेगी? देखिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 23 है, तो 23 जो होती है वो इस तरह से लिखी हुई है, 2 गुणे 10 है ना, प्लस 3, यानी कि ये क्या है भैया? दहाई का अंक। दहाई के अंक में किससे गुणा किया जाता है? 10 से। दहाई का मतलब 10, दहाई के अंक में 10 से गुणा और इकाई के अंक को जोड़ दिया जाता है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे संख्या बनाने में। तो देखिए, दहाई का अंक कितना भैया? x। तो दहाई के अंक में किससे गुणा किया जाए? 10 से। और इकाई का अंक क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। यानी संख्या हमारी क्या बन गई? 10x धन y, ये संख्या बन गई। ठीक है, चलिए अब पहली शर्त देखी जाए। प्रथम शर्त से, फर्स्ट कंडीशन देखी जाए। प्रथम शर्त से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो प्रथम शर्त में कह रहा है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का तिगुना है। ये जो दहाई का अंक यानी कि x है, अगर हम क्या करते हैं, इकाई के अंक में 3 गुना करते हैं तब दोनों बराबर हो रहे हैं। यानी कि जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है इकाई के अंक का 3 गुना है, तो x बराबर कितना हो गया? 3y। अरे ये दहाई का अंक हो गया हमारा। x क्या है? दहाई का अंक। तो इकाई के अंक में जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो वो दहाई के बराबर हो रहा है, तो x बराबर कितना हो गया? 3y। इसे बना दीजिए समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद कह रहा है यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए, 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। द्वितीय शर्त, सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त से। देखिए, द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है? यदि संख्या में कितना घटा दिया जाए? 54। तो संख्या कितनी है हमारे पास इस समय? 10x प्लस y। अगर हम इसमें 54 घटा देते हैं, 54 घटा देते हैं, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब दहाई वाला जो अंक है यानी कि जो y है वो इकाई की जगह पे आ जाता है, y जो है दहाई की जगह पे आ जाता है, और x कहाँ पे आ जाता है? इकाई। यही तो होता है, अंक पलट जाते हैं। यानी कि इकाई वाला दहाई के स्थान पे पहुंच जाता है और दहाई वाला इकाई के स्थान पे पहुंच जाता है। तो पलट दीजिए, तो 10x प्लस वाई थी, अब कितनी बन जाएगी संख्या हमारी? 10y प्लस x। जैसे ही 54 घटाया गया तो अंक बदल गए। समझ में आया? पहले तो उसने कहा है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का 3 गुना है, तो पहली शर्त हमने वो कंप्लीट कर दी। फिर कह रहा है कि जो संख्या है हमारी 10x प्लस वाई है, इसमें जब 54 घटाए जाते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, यानी संख्या पलट जाती है, अंक पलट जाते हैं। मतलब इकाई वाला दहाई की जगह पे चला जाता है। तो देखो, दहाई की जगह पे x था, हमने उसे इकाई की जगह में भेज दिया, और इकाई की जगह पे y था, उसे भेज दिया कहाँ पे? दहाई की जगह पे। तो संख्या हमारी बन जाती है 10y प्लस x। इसमें मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इकाई वाला दहाई बन गया, दहाई वाला इकाई बन गया। तो जो x वाला x इधर आ गया, y इधर आ गया, अंक पलट गए। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, x और y, 10y और प्लस के x को इधर उठा लो, तो कितना हो जाएगा भैया? ये 10x प्लस y अपनी जगह पे हैं, माइनस के 10y हो जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, इक्वल के इधर आएंगे जब बाएं पक्ष में, और माइनस का x। देखो 54 को उधर भेज दो, इधर माइनस का 54 इधर जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10x में 1x जाएंगे, 9x है ना भैया, 9x हो गए। अच्छा, माइनस देखो एक y है प्लस की और माइनस की 10y है, तो ये भी कितना हो गया? माइनस की 9y बराबर कितना हो गया भैया? 54। 9 यहाँ से कॉमन ले लो, 9 लेंगे कॉमन तो कितना आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 54। ठीक है, 9 एकन्नम 9, 9 छक्का 54,
तो ये कितना आ गया, x माइनस का y इज इक्वल टू 6। हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की मदद से दोनों को हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, हमने विलोपन विधि पढ़ी है, हमने ग्राफी मेथड पढ़ा है, ग्राफिकल, उससे सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन से भी इसका हल निकाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन पड़ रहा है, x बराबर 3y उठा के समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 1 यहाँ लिखना चाहेंगे, लिख लेंगे, समीकरण 1 से x बराबर कितना, 3y, x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए भैया। समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह पर कितना रखना है, 3y रख दीजिए। 3y माइनस का y बराबर 6, 3y में y जाएंगे तो 2y बराबर 6, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, y बराबर कितना 3, y बराबर कितना हो गया 3। तो y का मान कितना आ गया 3। अच्छा y बराबर 3 है तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रख दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 3y है तो 3 गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा 9। अरे यहाँ रखिए, जहाँ पे y है वहाँ 3 रख दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब हमें निकालना है संख्या, x और y के मान मिल गए, संख्या बतानी है, संख्या पूछा है लास्ट में उसने। तो संख्या कितनी मानी है हमने, देखिए यहाँ पे वो लिखी हुई है आपकी संख्या 10x प्लस वाई। तो चलिए x का मान रखा जाए, 10 गुणे 9 प्लस y का मान कितना है 3, 10 नहीं है 90, 90 प्लस 3, 90 और 3 कितने हो जाएंगे 93, 90 और 3 93, यानी संख्या कितनी हो गई हमारी 93। तो देखो इकाई का जो अंक है, दहाई का अंक जो है इकाई वाले का 3 गुना है। और अगर हम इस संख्या के अंक 54 इसमें घटा देंगे तो संख्या 39 बन जाएगी, यानी कि एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलेंगे, 6 का खा पार्ट देखेंगे। 6 का खा पार्ट भी बड़ा ही अच्छा है। कह रहा है एक वृत्ताकार कमरा जो है कैसा है भाई, वृत्ताकार है, एक वृत्त के आकार, 4 नंबर का ये भी है। तो ये वृत्त के आकार का जो कमरा है, देखते हैं, ये ऐसा कमरा है जो कैसा वृत्त के आकार का है। वृत्त के आकार का कमरा बेलन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये वृत्त के आकार का जो कमरा होगा वो कैसा बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, है ना, बेलन जैसा दिखेगा। ठीक है, जब ऊपर बन जाएगा पूरा तो कैसा दिखेगा, बेलन की तरह दिखेगा। ठीक है भाई। अच्छा, कह रहा है कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, इसके ऊपर एक गुंबद है, कैसा है वो भी अर्धगोलाकार, गोलाकार ऐसे करके इसके ऊपर गुंबद बनाया गया है अर्धगोले के आकार का। ये पहले बेलनाकार कमरा हो गया है ना, वो कहा है कि कैसा है, वृत्ताकार कमरा है। तो वृत्त का आकार अगर नीचे वृत्त बनेगा तो ऊपर जो कमरा बनेगा बेलन जैसा बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है उसका कुल भीतरी आयतन, मतलब गुंबद और बेलन दोनों मिला के जो आयतन बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 48,510 मीटर क्यूब। कह रहा है जो भीतरी व्यास है महत्तम ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जो इसकी महत्तम ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई महत्तम ऊंचाई मान लीजिए, टोटल महत्तम ऊंचाई की मतलब बात कर रहा है, यानी कि बेलन और गुंबद दोनों मिला के जो ऊंचाई है वो h मीटर है। कितनी है, h मीटर। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि जो इसका व्यास है, भीतरी व्यास, ये वाला व्यास, ये व्यास कह रहा है महत्तम ऊंचाई के बराबर है, यानी कि ये भी क्या है, महत्तम ऊंचाई अगर हमने h ले ली है तो ये भी क्या है, h के बराबर है व्यास। ये व्यास देख रहे हो ना, ये क्या कह रहा है, महत्तम ऊंचाई के बराबर है। महत्तम ऊंचाई हमने कितनी मान ली इसकी, यानी कि बेलन और गुंबद दोनों को मिला के वो h मीटर है। तो जितना बेलन और गुंबद मिला के यानी महत्तम ऊंचाई है उतना ही ये व्यास है, यानी कि ये व्यास भी हमारा हो गया h। अब हमें चाहिए इस व्यास की त्रिज्या, है ना भाई, हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या। तो यहाँ रखो भैया, ये पूरा व्यास जो है वो कितना है h, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी h/2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी h/2, और ये त्रिज्या भी तो h/2 हो जाएगी। भैया अगर इसकी ये त्रिज्या और ये अर्धगोला है तो ये गोले की त्रिज्या ही तो हुई, और गोले की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं, तो ये h/2 हो गया। अब देखो बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितनी बची है, जो हमें डॉट 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 कर रहा हूँ, इसकी ऊंचाई देखो पूरा h है और h/2 निकल गया,
तो h में h/2 निकल गया, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बची? तो बेलन की ऊंचाई पूरे में से h/2 घटा दो, तो कितना आ जाएगा भैया? ये आएगा 2h माइनस h/2, 2h में h घट जाएंगे, h/2 है ना। अरे h में आधा चला गया, आधे h चले गया, तो कितना बचा? h/2, आधा आधा बचेगा दोनों में। तो यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई? h/2। कुल मिला के त्रिज्या भी h/2 है ना। देखो तो बेलन की भी त्रिज्या जैसा यहाँ पे होगा बेलन वैसा यहाँ पे भी तो होगा, तो त्रिज्या भी h/2 है और बेलन की ऊंचाई भी h/2 है। हमें निकालना है इसका भीतरी आयतन, है ना। तो देखिए जो इसका भीतरी आयतन होगा, किसका? इस फिगर का भीतरी आयतन। भीतरी आयतन तो क्या होगा भैया? वो तो होगा बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, है ना। कैसा है ये? अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, अर्धगोलाकार गुंबद, गुंबद का आयतन। इसका जो भीतरी आयतन होगा गोले के बेलन के आयतन और अर्धगोले का गोला के आयतन गुंबद के आयतन के बराबर होगा, यानी जो अर्धगोलाकार गुंबद है उसका आयतन प्लस बेलन का आयतन दोनों मिला के होगा। तो ये हमें दिया गया है। भीतरी आयतन कितना दिया गया है? 48,510 बराबर। बेलन का आयतन के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे? पाई। देखो त्रिज्या दोनों जगह आर ही है, मतलब सेम है, तो r²। बेलन की ऊंचाई हमने कितनी ली है? बड़ा वाला h लिया है, प्लस अर्धगोले गुंबद का आयतन, अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन कितना होगा? अरे अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r³। अच्छा देखो त्रिज्या किसके बराबर है? h/2, यही तो त्रिज्या है। h/2 कितना है? त्रिज्या है। h/2 त्रिज्या इसकी भी है गोले की, और h/2 त्रिज्या इसकी भी है। तो जहाँ पे r है वहाँ पे हमें रखना है h/2, रख दीजिए। पहली बात तो आप पाई ले लो कॉमन, पाई ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ कितना बचा? r², और r की जगह पे कितना रखना है? h/2। h/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? h²/4। अरे h/2 का स्क्वायर कितना होगा? h²/2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है। और ये है ऊंचाई, ये h है, कैपिटल H। कैपिटल H की बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? देखो h/2, कितनी? h/2 प्लस 2/3, देखो पाई बाहर जा चुका है, और r की जगह पे रखना है h/2 की घात 3, है ना, h³। तो ये हो जाएगा h³ और 2 का हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा? h³/8, h³/8। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए इसके बाद काटना चाहें तो काट दीजिए इसको। 2 × 2 और 2 चौको 8। ये आ गया। पाई का मान रख दीजिए भाई 22/7। उसने दिया है कि पाई बराबर कितना रखना? 22/7। 48,510 बराबर, ये कितना हो जाएगा? h³ 8 प्लस h³/4 × 12, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा काट दीजिए इसे, 11 से कट जाएगा ये। 11 × 11, 11 दूनी 22, और इधर कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 4 बचा 45, 11 चौक 44, 1 और 1 मिला 11 हो गया। 11 × 11, ये हो गया 441, 441, सॉरी 441, और ये 0 हो गया। यहाँ कितना बचा? 2 और यहाँ पे 7। इनको भी हल कर लिया जाए। इसमें एलसीएम कितना आएगा? 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 से काटो, 3 से काटो, 4 दूनी 8 × 24 आएगा एलसीएम। इधर कितना आएगा? 24 आ गया। ठीक है भैया, 8 × 24 तो 3h³ प्लस 12 दूनी 24 तो 2h³ हो जाएगा। अब इसे इससे काट दीजिए, 2 × 2 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो गया? 44/10 बराबर, इधर कितना हो जाएगा? देखो 2h³ ये हैं और 3h³ ये, सॉरी 3h³ ये हैं, 2³ ये, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5h³ बटे 7 × 12, 5 × 5, 5 से भी काटो, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 हो गया। कितना बचा? 4 × 41, 5 × 8 = 40, अब 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि अब गुणा किया गया तो आ गया हमारे पास 8, 8, 2,
इक्वल टू कितना, एच क्यूब बटे 7 गुणे 12, 7 गुणे 12, है ना। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती के साथ करेंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए अब समझिए, आगे आइए। हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे एक काम छोटा सा करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले तो कर लीजिए, हमें ऊंचाई ही तो चाहिए, ऊंचाई निकालेंगे, है ना। एच क्यूब बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये आ गया हमारे पास 882 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 441, है ना। 441 आ जाएगा, अगर 2 से 2 गुणे 441 करो 882 ही आएगा। और गुणे में कितना पहुंच जाएगा, ये 7 भी उधर है, गुणा में पहुंच जाएगा 7। और ये कौन है, 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, या 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है भाई। अब देखिएगा, इसके बाद 2 के गुणनखंड हो चुके हैं, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद देखो 441 को हम लिख सकते हैं क्या, 21 गुणे 21, 21 का ये वर्ग होता है। और 21 को लिख सकते हैं, इस वाले 21 को लिख सकते हैं कितना, 3 गुणे 7, और इसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 7। इसके बाद एक 7 हमारे पास पहले से, एक 3 पहले से है। अब हमें बनानी है ट्रिपलेट, है ना। एच क्यूब बराबर ट्रिपलेट बना दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करो। क्यूब निकालो दोनों तरफ, क्यूब रूट निकालिए भाई, दोनों तरफ क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब जानते हो, घन मूल, दोनों पक्षों का घन मूल लेने पर, घन मूल में क्या होता है, ट्रिपलेट में से एक निकल के आती है। तो देखो इधर ये ट्रिपलेट 3 बन गए ना, 3 3 की ट्रिपलेट बनाए जाते हैं, तिकड़ी बोले जैसे कि, है ना, तिकड़ी। चलिए बना लिया। तो अब देखिए ये आ गया 2 निकल के, यहाँ से कितना निकल के आया, ट्रिपलेट से 1 निकाला तो 3, और यहाँ से कितना निकाला 7। और यहाँ देखो एच क्यूब है और घनमूल दोनों साथ में कट जाएंगे। एच बराबर कितना आ गया भैया, 2 गुणे 3 गुणे 7, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 सत्ते 42 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 42 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 42 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये कुछ नहीं था, प्रश्न कह रहा था भीतरी आयतन की बात कर रहा था, और कह रहा था जो इसका व्यास है तो इसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो हमने महत्तम ऊंचाई इसकी ले ली h, स्मॉल h ले ली, तो इतना इसका व्यास हो गया। व्यास से तो हमारा काम भैया, ऊंचाई तो मिल चुकी, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या इसकी h/2 हो गई, ये वाली त्रिज्या भी h/2 हो गई। अब ये ऊपर वाला भी भाग h/2 होगा, h/2 होगा कि नहीं, त्रिज्या के बराबर। तो पूरा h है, इतना h/2 है, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h माइनस h/2, h माइनस h/2 करोगे h/2 ही बचेगा। तो बेलन की ऊंचाई h/2 हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या h/2 हो जाएगी, बस हमें लगा देना है इसका आयतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अनुमान कोण। तो हमें पहला काम करते हैं, एक प्रकाश स्तंभ यहाँ बना लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले आप एक स्तंभ बना लीजिए। बनाते हैं एक स्तंभ। तो ये हो गया स्तंभ, यह है हमारा प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ से, प्रकाश स्तंभ का मतलब क्या होता है, कोई एक लाइट है, जैसे लाइट लगी होती है ना, कोई पोल है, उसे प्रकाश स्तंभ कहा गया, ऊपर वहाँ लाइट लगी है तो इसे प्रकाश स्तंभ कहा गया। तो कह रहा है ये ज़मीन है हमारी, नीचे साइड क्या है भैया, ज़मीन है। फिगर बनाना अगर सीख लिया है आपने तो आपने क्वेश्चन को हल कर लिया, फिगर बनाना नहीं सीख पाए तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। अच्छा, कह रहा है 2 जहाज हमें दिख रहे हैं कि अनुमान कोण क्रमशः इतने और इतने हैं। यदि प्रकाश स्तंभ से एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज यहाँ है, एक इसके जस्ट पीछे है 50 मीटर की दूरी पे, तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी एक मान लो जहाज ए पे है और एक जहाज बी पर है, ठीक 50 मीटर दूरी पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 मीटर। कितनी दूरी पे हैं, ए और बी इससे 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 मीटर की दूरी पे ये बिंदु हो गया बी। और यहाँ पे कह रहा है कि अवनमन कोण दिए गए हैं।
अब जब भी कभी अनुमान कोड दिए जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति ऊपर है। व्यक्ति कहाँ है? ऊपर है, और वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। तो पहली बार जब वो देख रहा है तो कितना बन रहा है अनुमान कोण इस वाले बिंदु का? 30 अंश। कितना बन रहा भैया? 30 अंश, है ना। एक मिनट, कितना बन रहा है ये कोण? 30 अंश का बन रहा है। ये 30 अंश का कोण बन रहा है। ये वाला कोण ऊपर से जब उसने नीचे देखा तो 30 अंश। अब देखो ये समांतर है और ये समांतर है, वो 30 है तो ये वाला भी क्या होगा? 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है भैया, ऊपर से आदमी ऊपर है छत पे, तो सीधा पहले देख रहा था तो सीधे से उसको अपनी आँख इतने कोण 30 अंश के साथ झुकाया, तब उसको ये वाला जहाज दिखा। फिर जब वो 45 अंश झुकाता है तो आगे वाला जहाज दिखता है, तो ये वाला ये और आगे झुका दिया, अब उसको ये वाला जहाज भी दिख गया, बी वाला। तो ये कितना कोण है? पूरा वाला कोण कितना होगा भैया? ये हो जाएगा 45 अंश। कितना हो गया? 45 अंश। और ये 45 है तो ये 45 होगा। क्यों होगा? अंतः एकांतर कोण, जब दो तिर्यक रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा आगे। हो गया ये 30 45 मिल गए, ये 50 मिल गया है। हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो जब प्रश्न में पूछ रहा है वो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये पॉइंट डी है जहाँ पे व्यक्ति खड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अनुमान कोण दिया था पहले 30 अंश, पहले जहाज का 30 अंश था तो ये कोण लिया हमने और ये कोण 30 आ गया। फिर दूसरे जहाज के पास आए, बी पे आ गए, तो ये पता चला 45 का कोण अनुमान कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो जितना ये होगा उतना कोण ये वाला होगा, तो बी भी उसको दिख गया, है ना। अब हमें क्या करना है? त्रिभुज बन गए हैं और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मान लीजिए, मान लेते हैं भैया प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है, मान लो, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर मानिए, मीटर में सारी दूरियां दी गई हैं तो h मीटर मान लीजिए। हमने मान लिया कि प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर है। अब देखो त्रिभुज आप उठा लीजिए BCD, त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD उठाइए। हमें tan ये दिया गया है 45 और हमें ये भुजा चाहिए BC। तो ऊंचाई और ये क्या है? सामने क्या है? लंब, और ये कौन सा होगा? आधार। परपेंडिकुलर और बेस में किस में रिलेशन होता है? tan में। तो हम यहाँ लगाएंगे tan 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, जो भी कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब कितना दिया गया है? h, और आधार कितना है? BC लिख दिया हमने, h बटे BC। लंब कितना है? h दिया गया है, और आधार कितना है? भुजा BC है। tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान 1 हो गया। 1 बराबर h बटे BC। त्रिया गुणा करेंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा? h मीटर। ये भी आ जाएगी h मीटर, BC कितनी आ गई? h मीटर। मतलब BC कितनी है? h। अब ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? इतनी 50 है, और इतनी ये कितनी है? h। तो दोनों को जोड़ दो, 50 प्लस हो जाएगी। अरे मान लो ये 50 होती है, 10 होती थी, तो 50 प्लस 10 60 कर देते। तो ये 50 है, ये h है, तो 50 प्लस h करेंगे। कभी 50h मत कर देना कि 50h 50 गुना हो गई, नहीं, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। तो इतनी ये 50 है तो उसमें h और जोड़ दीजिए, तो 50 प्लस h मीटर ये हो गई। अब हमें उठाना है ये त्रिभुज, कौन सा? ACD। त्रिभुज ACD में, इसको मैं पार्ट में डिवाइड करता हूँ और उठा लीजिए त्रिभुज आप। त्रिभुज ACD में यहाँ पे भी लंब और आधार में ही चाहिए हमें, तो ये tan 30 लगाइए यहाँ पे। tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h, आधार कितना है? 50 प्लस h, 50 प्लस h। और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 इज इक्वल टू h बटे 50 प्लस h। त्रिया गुणा करो, कितना हो जाएगा ये? 50 प्लस h इज इक्वल टू √3h। ठीक है, अब h को एक तरफ रख लीजिए। 50 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना?
√3h ये हैं और माइनस के h ये हो जाएंगे। इस वाले h को उठा के हमने ले आए हम बाएं साइड, सॉरी दाहिने साइड ले आए। h ले लो बेटा कॉमन, h लोगे कॉमन तो 50 ये हो जाएगा √3 - 1। h ले लिया हमने कॉमन भैया, यहाँ √3 बचेगा और यहाँ h बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। h बराबर कितना आ गया? h बराबर आ गया 50 बटे √3 - 1। अब देखो √3 - 1 हम चाह रहे हैं कि हर का परिमेयकरण कर लिया जाए। कर लिया भैया, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो चिन्ह यहाँ -1 रखा है, माइनस है ना, माइनस को प्लस में बदल दीजिए। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे कर दिया हमने गुणा, √3 + 1 से कर दिया ऊपर नीचे गुणा। ठीक है भाई, करते हैं, एक मिनट। हाँ, ठीक है, कर दिया गुणा तो कितना आ गया भैया? आगे जाएगा नहीं, √50 आ गया, चुपचाप रहने दो। और कितना हो जाएगा ये? √3 + 1 डिवाइडेड बाई, देखो ये हो गया a - b a + b, a² - b² √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, 3 - 1 कितना आ जाएगा भैया? ये 2। तो ये हो गया हमारा, बट नीचे कितना आ गया? 2, 2 से काट दो इसको, 25 आ जाएगा, 25 हो गया। अच्छा, 25 इंटू और √3 का मान रख दीजिए 1.73 रखना चाहो तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 25 + 25 गुणे, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2.73, 2.73 कैलकुलेट करिएगा। 2.73 में 25 का गुणा करिएगा भाई, 25 का आप गुणा करेंगे तो जो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी 68.25 मीटर, है ना। कितनी आ जाएगी? h बराबर आ जाएगी 25 गुणे 2.73 करेंगे तो आ जाएगी 68.25 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि युगपत समीकरणों के युग्म फला और फला को ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस बिंदु का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष के साथ वो बनाता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है? पहले तो हमें पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं सारे। जब पॉइंट मिल जाएंगे तब इसके बाद बातचीत होगी आगे, है ना, अगले मुद्दे पे बातचीत होगी। करते हैं, तो पहले हम करेंगे यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करते हैं, बिंदु निकालते हैं। तो देखिए, दोनों समीकरण ले लेंगे, दोनों समीकरण ले लिए जाएंगे। ले लीजिए भाई, एक क्या समीकरण दिया है हमें? 3x एक समीकरण दे दिया उसने 3x + y = 12 मान लीजिए। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? अगर हम निकालना चाहें, y बराबर आ जाएगा 12 - 3x। अब बना लो, अब इसके लिए टेबल बना लीजिए, सारणी। इसे समीकरण 1 लिखना चाहें लिख सकते हैं कि समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बना दो, टेबल फॉर इक्वेशन 1। ये बना दिया हमने। 3 बिंदु निकालने हैं, यहाँ रख लिया जाए x को और यहाँ रख लिया जाए y को। ठीक है, 3 बिंदु निकालने हैं, बना देते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए, हम x का मान अपने से सोच के रखेंगे। हम x का मान 2 रख रहे हैं, अपने से रखना है, कोई भी आप वास्तविक संख्या रख सकते हो। x का मान हमने 2 रखा, कोई इतनी बड़ी ना रखें। अब जैसे मान लो हम 0 रख देते तो 12 आता, फिर बड़ा का ग्राफ ढूंढते, है ना। तो इससे अच्छा यही है कि हम छोटा मान ऐसा रखें कि छोटा मान मिले हमको y का। तो देखो कितना हो जाएगा भाई, अगर हम यहाँ से y का मान निकालना चाहें, x का मान कितना रखना है? 2। तो हो जाएगा 12 - 3 × 2, 12 - 6, 12 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। यानी कि y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया भैया? 6 आ गया। ठीक है, और एक रख दो, 3 रख लिया जाए। x का मान हमने रख दिया x बराबर 3, तो ये हो जाएगा 12 - 3 × 3 9, 3 × 3 = 9 होता है। अब 12 में 9 गए, कितना आएगा भैया?
3, तो ये भी 3 आ गए। अब रख लीजिए 4 रख लीजिए, x की जगह पर कितना रख लीजिए 4, अपने से रख रहे हैं, ठीक है, x का मान 4 रख दो, तो हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12, 12 गए कितना 0। तो एक तो हमारे पास पॉइंट्स ये बन गए, 3 पॉइंट ये बन गए, नाम दे दो। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं और ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं, है ना। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट, ए बिंदु कितना बन गया हमारा, बन गया 2,6, बी बिंदु कितना बन गया 3,3, सी बिंदु कितना बन गया, पहले x वाला फिर y वाला, पहले x का मान फिर y वाला रखते हैं 4,0। सेम इसी प्रकार से हम अगला वाला समीकरण निकाल रहे हैं, x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ से x बराबर निकाल रहे हैं, x बराबर देखो 3y को उधर भेजो, ये 3y हो जाएगा, किसी एक में निकाल लो, चाहे x में टर्म में निकाल लीजिए या y के टर्म में निकाल लीजिए, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, 3y उधर जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3y माइनस 6। और इसके लिए हमें बनानी है सारणी, समीकरण से बना दो 2, समीकरण 2 के लिए सारणी। 6 नंबर का प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है ना, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम धुआं धुआं कर देना है। चलिए, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, टेबल बना लिया जाए, ये आ गई टेबल। एक हमें x चाहिए, y चाहिए, है ना, तो यहाँ हम x रख रहे हैं और यहाँ पे y रख रहे हैं। चलिए, अब अपने यहाँ पे y का मान रखेंगे, ठीक है, तो हम y का मान रख रहे हैं, हम y का मान हम रख लिया, हमने मान लीजिए y का मान रख दिया 0, ठीक है, y का मान यहाँ 0 रखो। अब y का रख रहे हैं तो ऊपर x वाला निकल के आ गया, क्योंकि हमने x के टर्म में निकाल रखा है। कुल मिला के हमें x और y के मान चाहिए, अगर हमने x बराबर निकाल रखा है तो y के मान रखेंगे। अब देखो y के मान अपने सोच के रखने हैं, y का मान मान लो अपने 0 रख दिया, 0 रखोगे तो 3 गुणे 0 कितना हो जाएगा भैया, ये 3 गुणे 0 माइनस 6, 0 ही 0, 0 0 कर देगा, किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा, तो 0 माइनस 6 कितना आ गया भैया, ये आ गया माइनस का 6। ठीक है, 1 रख दीजिए, 1 रखोगे तो 3 एकन्नम 3 माइनस 6, तो माइनस का 3 आएगा। 2 रख दीजिए आप, y की जगह पे जब 2 रखोगे तो x की जगह पे कितना आएगा 0। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट R। P के निर्देशांक दिया है माइनस का 6,0, Q के निर्देशांक दिए हैं माइनस के 3,1, R के निर्देशांक दिए हैं 2,0, 2,0। सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ ग्राफ खींचना है ना, क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है। खींचते हैं ग्राफ, पॉइंट्स मिल गए हैं, ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। अब देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पे मुझे ग्राफ बना के प्लॉट करना, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं इस समय यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा, है भी तो मुझे निकालना नहीं आता। चलिए, ये हो गया भाई, और ये बन गया हमारा क्वाड्रेंट। सभी जानते हैं क्या है क्वाड्रेंट। हाँ भाई, ये है हमारा x, y अक्ष है ये, है ना, ये क्या है y अक्ष, और ये है मिस्टर x अक्ष है ये। ठीक है, मिल गया। अब हम रख रहे हैं, सारे बिंदुओं को रख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, आप क्या करोगे, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा, ग्राफ पेपर में आप मार्क करोगे, ये है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 1 इधर, थोड़ा सा छोटा है मामला, इसे और बड़ा करना पड़ेगा, करते हैं ये, हाँ और बड़ा हो गया, यहाँ तक कर लो। ठीक है, अब रखते हैं हम पॉइंट, प्लॉट रख रहे हैं, पॉइंट ही रख रहे हैं, अभी मार्क कर रहे हैं। ठीक है, 6 तक ये हो गया, यहाँ हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी हो गया, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे, और माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, और आगे और बढ़ा देंगे तो ये माइनस का 6 भी मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 मिल गया।
और यहाँ पे कितना, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और आगे जाओगे प्लस का 6 मिल जाएगा। अब आप पॉइंट प्लॉट करिए, पॉइंट रखना शुरू किया जाए। पहले रखते हैं, बिंदुओं को रखो। पहले क्या है, 2,6, एक्स में कितना जाना है 2, तो एक्स में 2 यहाँ आ गए। फिर वाई में कितना जाना है 6, यहाँ आ गए। यहाँ पे है ये पॉइंट हमारा 2,6, ये है बिंदु ए 2,6। एक्स में कितना है 2, वाई में कितना है 6, तो 2,6 हमारा ए बिंदु वहाँ मिल गया। फिर क्या है 3,3, एक्स में कितना 3, वाई में कितना 3, तो यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए भाई। ये है बिंदु बी, कितना 3,3, ठीक है। सी है 4,0, तो 4, एक्स में कितना जाना है 4, तो 4 आ गए। वाई में कितना जाना है 0, तो कहीं नहीं जाना है, तो 4,0। इन तीनों को मिला लिया जाए, इन तीनों पॉइंट्स को मिला लिया जाए, है ना, ए बी सी को मिला लिया जाए। मिला दिया हमने, ए बी सी को मिला दिया, ठीक है। अब अगले पॉइंट पी क्यू आर रखे जाएं, उसे रख रहे हैं हम, किस कलर में रख लें, चलो इसमें रख लेते हैं, ठीक है। अब रख रहे हैं पी कितना -6,0, तो यहाँ आ जाएगा -6,0। यह है पी माइनस का 6,0। क्यू कितना -3,1, -3,1, यहाँ आ जाओ, यह है क्यू माइनस का 3,1। और आर कितना है 0,2, एक्स में 0, वाई में 2, ये हो गया हमारा आर, आर हो गया 0,2। तीनों पॉइंट्स हमने रख लिए और इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, पी क्यू आर को मिला दीजिए, ठीक है। मिलाते हैं भाई, ऐसा मिलाना है कि तीनों पॉइंट सीधे जाएंगे। वो आप पटरी रख के मिलाओगे, स्केल रख के मिलाओगे तो अपने आप मिलता चला जाएगा, ठीक है। आप मिलाओगे, हमारे साथ थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि हम तो अंदाज में गोली मार रहे हैं। ऐसे करके जाएगा, बी से होके ही जाएगा, ठीक है। आप मिलाइए, इनको मिला दिया हमने, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। चलो, तो ये किसका ग्राफ था, ये था पहले वाले समीकरण का ग्राफ। इसका किसका, ये वाला जो था, ये किसका था 3x + y - 12 = 0। और ये किसका ग्राफ था, ये था x - 3y + 6 = 0 का ग्राफ। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही इसका हल होगा। देखिएगा कहाँ काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बी बिंदु पर काट रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे काट रहे हैं, देखो यहाँ काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, जहाँ पे दोनों ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहाँ से हम x और y के मान लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाओं के ग्राफ, दोनों समीकरणों, दोनों समीकरणों के ग्राफ, दोनों समीकरणों के ग्राफ बिंदु बी पर एक दूसरे को काटते हैं, बी पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अच्छा, दोनों कहाँ काट रहे हैं, बिंदु बी पे एक दूसरे को काट रहे हैं, काट दिया हमने बिंदु बी पे, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ काटेंगे वही बिंदु इसका हल होगा, है ना, अर्थात यही बिंदु इसका हल होगा। तो बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 3,3। तो x का मान कितना है भैया यहाँ पे 3, y का मान कितना है 3। तो हल करने पे कितना आ गया, x = 3 और y = 3। अब एक बात उसने और कहा है कि जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ ये दोनों रेखाएं मिला के जो त्रिभुज बना रही हैं, समझिएगा। अब देखो ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये हरा वाला ये x अक्ष है, और ये पहली ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है। तो इस दौरान एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए सभी गौर से, ये त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं, जो पीला वाला भाग है एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है ना। ये जो पीला भाग है ये बाहर नहीं निकलेंगे, यहीं रहेंगे, धर दो, रखो। चलो, त्रिभुज का ये क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, पीले वाले भाग का, ठीक है। निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा भाई। अब देखो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं तीनों,
तो आराम से निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल निकाला जाए। तो एक शीर्ष कहाँ है पी पे, एक कहाँ है बी पे, एक कहाँ है सी पे, मतलब एक त्रिभुज है हमारे पास। यहाँ करते हैं, है ना। ओ थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक मिनट रुकेंगे। त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो भैया एक त्रिभुज को तो हम यहाँ ड्रॉ कर दें, ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है। नॉर्मली त्रिभुज हमने बना लिया। एक में है बिंदु P, P के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, -6,0, और कौन सा इधर क्या है C के निर्देशांक कितने 4,0, और यहाँ पे ऊपर कौन सा है बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं 3,3। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिएगा ध्यान से, आसान है, कुछ कठिन नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज कौन सा PCB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PCB का क्षेत्रफल के लिए एकदम काम करेंगे, 1/2 लगा दो, लगा दिया, फिर ऐसे रख लो, ये बना दिया हमने, ठीक है, ये बना दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट से शुरू करिए, 4,0 से शुरू कर दें, कहीं से शुरू कर दो, P से शुरू कर दो, -6,0, -6,0 लिख दिया, -6 और 0 लिख दिया। फिर C को लिख दो 4,0, वो भी लिख दिया। फिर 3,3 है ना, 3,3 है तो 3 और 3 लिख दिया। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, सारे पॉइंट रख दिए। ये वाला पॉइंट हमने रखा पहले, फिर ये पॉइंट रखा, फिर ये पॉइंट रखा, फिर जो सबसे पहले पॉइंट रखा उसको फिर से लिख दीजिए, -6 और 0 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो चुटकियों में निकालोगे आप हल 1/2 को चुपचाप रहने दीजिए, करिए। हमें करना पहले ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करते जाना है, कर लोगे गुणा करोगे, -6 × 0 आएगा तो भैया 0 ही हो जाएगा, प्लस जोड़ते जाना है, 4 × 3 12 हो गया। फिर 3 × 0 0 आएगा, ब्रैकेट बंद, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब हमें गुणा करना है इधर का, ऐसे गुणा करना है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। रखो भैया, 0 × 4 0 आएगा, प्लस 0 × 3 0 आएगा। अब ये देखो 6 और -3 है, गुणा करो, 6 -6 और 3 का गुणा करेंगे -18 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा ये -18, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। 1/2 ये कितना हो जाएगा 12, और माइनस के देखो इधर माइनस और माइनस के 18 तो प्लस के 18 हो जाएंगे। 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे भैया 30/2, 2 × 2 और ये हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 15 वर्ग इकाई। तो आराम से यही फॉलो करिएगा, बहुत ही आसान सा मेथड होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, इसी का 6 का अथवा करेंगे। देखिएगा, कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसे हल भी कीजिए। ये क्वेश्चन दी गई है तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी इक्वेशन दी गई है ना, पहले यहाँ पे डालेंगे हल और हल करना शुरू करेंगे। चलिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, लासा कितना आएगा, लासा आ जाएगा x - 3 और दूसरा कितना हो जाएगा भैया 2x + 3, यही तो लासा आएगा। x - 3, जिसे लासा लेना ना आता हो तो ये लो x - 3 है, कॉमा कितना हो गया 2x + 3 है, कॉमा करके अगला वाला गुणनखंड कितना है x - 3 और कितना 2x + 3। चलिए काटिए इसको, पहले किससे काटोगे x - 3 से काट दो, 1 आएगा, ये तो कटेगा नहीं, 2x + 3 और ये कट जाएगा, x - 3 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2x + 3। फिर काट दीजिए आप इसे 2x + 3 से, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। लासा कितना आ गया x - 3 × 2x + 3। चलिए ठीक है, आगे समझा जाए। देखो x - 3 से भाग दोगे, x - 3 कट जाएगा, ऊपर गुणा किसका होगा 2x में गुणा होगा 2x + 3 का। 2x में किससे गुणा होगा 2x + 3 का, +1 है, 1 हो गया, 1 गुणे
अब इससे भाग दो एलसीएम में, 2x + 3 से भाग दोगे 2x + 3 कट जाएगा, x - 3 बचेगा वहाँ पे, x - 3 प्लस, अब देखो x - 3 और 2x + 3 से भाग दोगे तो 1 आएगा, ऊपर 1 का गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी सेहत में, इक्वल टू कितना 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इधर पहले गुणा कर लो, अच्छा कर लो गुणा भाई, इधर कितना हो जाएगा ये 4x² धन 3 दूनी 6x धन x - 3 धन 3x + 9 बराबर में कितना हो जाएगा, इसका इससे 0 होगा, गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा होगा उससे तो 0 हो जाएगा। अब आगे किया जाए, कितना हो जाएगा ये 4x² प्लस 6 और 3 9 1 10, 6x + x 7x हो गए, 3x और जोड़ दो 10x हो गए, ये हो गए 10x। देखो ये माइनस का 3 है, प्लस का 9 है, तो क्या बचेगा भैया, प्लस के 6 बचेंगे, इज इक्वल टू 0। पूरे एक क्वेश्चन में 2 से 2 कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना, ले लो कॉमन। अच्छा 2 लिया कॉमन, तो यहाँ पे 4 है तो 2 दूनी 4 2 बचा, यहाँ 10 है 5 2 पंचे 10 5x हो गया, प्लस 2 3 6 इक्वल टू 0। ये जो 2 कॉमन लिए हो 0/2 करोगे 0 हो जाएगा, कितना आ गया 2x² प्लस 5x + 3 इक्वल टू 0। समीकरण में हमें कहा उसने कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसे हल भी कीजिए, तो हम करते हैं, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे फिर इसे हल भी करेंगे। चलिए मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, 2x² प्लस 5x + 3 इक्वल टू 0 की तुलना किससे करना है, ax² प्लस bx + c इक्वल टू 0 से करने पर। करिए भाई तुलना करिए, कंपेयर करते हैं। तो भाई a की जगह पे देखो कितना है, a बराबर 2, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है 3, है ना, कितना आ गया, a बराबर आ गया भाई, a बराबर आ गया 2, b बराबर 5, c बराबर 3। अब आप निकालिए, जब भी मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब आपको निकालना क्या है, विविक्त कर, है ना, आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर निकाला जाए। देखो d बराबर फार्मूला क्या होता है, b² - का 4ac, b² - 4ac निकालिए। हाँ b² - 4ac, इसे रफ कर रहे हैं ना, इसे रफ कर रहे हैं। चलिए रफ कर दिया हमने इसे। अब देखो निकालना हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4a, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24, 24 आ गया। अब 25 में 24 गए तो 1 आ गया, d का मान कितना आ गया 1, विविक्त कर कितना आ गया 1, और 1 कैसी संख्या है, धनात्मक है, कैसी संख्या है धनात्मक है। और d को हम ये भी तो 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, कैसी संख्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो जब भी हमारा d का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा हो और एक पूर्ण वर्ग हो, तो जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति है ना, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, जो प्रकृति होगी, पहली बात चूंकि ये धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, कैसे होंगे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी कि रियल होंगे। अब चूंकि ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो 1 का वर्ग 1 ही तो आएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए जो मूल होंगे वो क्या है, परिमेय होंगे, क्या होंगे भैया, परिमेय होंगे। और d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए जो दोनों मूल होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि असमान होंगे, दोनों भिन्न क्या होंगे, असमान होंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे।
और कह रहा है कि उन मूलों को ज्ञात करो, उन मूलों को ज्ञात करो, यानी समीकरण को हल करना है। हल किया जाए इस समीकरण को, कितना आया समीकरण, 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, गुणा गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए। 2x² प्लस के 3x ले लो, प्लस के 2x, 3 और 2 का गुणा करोगे 6 आएगा, 3 और 2 जोड़ोगे 5 आएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए पेयर बना लीजिए, पेयर लिया, बना हमने। x ले लो कॉमन, तो कितना आ गया, 2x प्लस 3, प्लस 1 ले लो कॉमन, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक गुणनखंड हो गया इसका 2x प्लस 3, और दूसरा गुणनखंड हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 कर दो, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर -1 आएगा, और दूसरे वाले में क्या करो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लोगे तो 2x बराबर आएगा -3, और x बराबर हो जाएगा -3/2। तो ये दो हल निकल के आ गए, कितना आ गया, x इक्वल टू, कह रहा x नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3/2 नहीं है, नहीं है, तो -3/2 को कह रहा है कि नहीं है, उसके बराबर नहीं है, तो छोड़ दीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर सिर्फ एक ही मान होगा, x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर -3/2 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो x का मान सिर्फ एक ही आ गया, कितना, x बराबर -1, ठीक है, x बराबर -1 इसका हल होगा। ओके।